गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरी क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे थे ए तिवारी बुक भाग 1 को। इसका 14 तक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, 1 से 14 तक। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। और भाग 2 बुक मैंने पूरी पूरी कंप्लीट कर दी है। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी भी ए तिवारी भाग 2 नाम से एक अलग प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इसी गले के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का चैप्टर है 15, जिसका नाम है संस्कृति कल्चर। तो चलिए देखते हैं संस्कृति क्या होती है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी मेरे चैनल पर ऊपर ही पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो उसमें ऐड हो सकते हैं। कोई ज़रूरत हो, किसी काम को कुछ पूछना हो तो। चलिए पढ़ते हैं संस्कृति क्या होती है। संस्कृति समाजशास्त्रीय साहित्य की एक प्रमुख अवधारणा है। मानव और पशु समाज में एकमात्र अंतर यही है कि मानव के पास अपनी संस्कृति है, जबकि पशु समाज के पास इसका अभाव है। संस्कृति ही श्रेष्ठतम धरोहर है, जिसकी सहायता से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, प्रगति की ओर उन्मुख होता है। संस्कृति का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। क्रोबर एवं प्लूटोन ने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन करके बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। ये याद कर लीजिएगा, क्रोबर और प्लूटोन ने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कितने बताया है? 108। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं उसे टिक कर दूंगी, आप उसे नोट कर लीजिएगा। साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिकता श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि मैथ्यू आर्नोल्ड जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहते हैं। स्वीटनेस एंड लाइट को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। कौन? मैथ्यू आर्नोल्ड। तो इसे भी एक जगह नोट कर लीजिएगा। दार्शनिक केसिरर, सोरोगिन तथा मैकाइवर जैसे समाजशास्त्री मानव की नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों या अनुष्ठानों का संपन्न करना। एक व्यक्ति जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है, जिसमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति या परिमार्जन की प्रक्रिया है। संस्कार है संपन्न करके ही व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। ब्लूम और सैजनी की डिफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ये पुस्तक एक किसी और राइटर की, किसकी है? स्पेंसर की है। तो इसे आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है। स्पेंसर होगा तो स्पेंसर होगा, और ब्लूम व सेल्जनिक होगा तो ये उनकी पुस्तक होगी। संस्कृति को सामाजिक विरासत, सोशल हेरिटेज के रूप में स्वीकार करते हैं। हस्कोविट्स, इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है मैन एंड हिज वर्क, 1948 में आई थी। इनकी परिभाषा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इस परिभाषा से स्पष्ट है पर्यावरण दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त और दूसरा क्या है? मानव निर्मित। वे सारी वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित हैं, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कपड़ा, विज्ञान, दर्शन, धर्म, प्रथाएं, नियम एवं अन्य हजारों वस्तुएं संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। ई ए होबॉल, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, 1949 में आई थी। इनकी भी परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। संस्कृति को एक अनोखी घटना मानते हैं और कहते हैं कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, जो किसी समाज के सदस्य की विशेषता है, जो कि प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। मेलिनोव्स्की लिखते हैं, संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है, जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। आपका कहना है कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है, मतलब टोटल वे ऑफ लाइफ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेलिनोव्स्की ने संस्कृति क्या कहा था? टोटल वे ऑफ लाइफ। और लिंटन ने क्या किया था? कहा था वे ऑफ लाइफ। देखिए एक शब्द का अंतर है, टोटल वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ लाइफ। तो इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक
एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। रॉल्फ लिंटन ने क्या किया? संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। प्लूफोन इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है मिरर ऑफ मैन। संस्कृति किसी समाज के सदस्यों का जीवन प्रतिमान या जीवन पद्धति, मतलब डिजाइन ऑफ लिविंग। आप ये कीवर्ड भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे प्लूफोन ने संस्कृति को डिजाइन ऑफ लिविंग कहा है, रॉल्फ लिंटन ने वे ऑफ लाइफ कहा है, मेरिन वॉसी ने टोटल वे ऑफ लाइफ कहा है। हिंदी के वर्ड एक बार चेंज हो भी सकते हैं, पर इंग्लिश में जो वर्ड दिया रहता है वो एज इट एज ही रहता है एग्जाम में। देन रेडफील्ड ने क्या कहा? संस्कृति किसी भी समाज के सदस्यों की जीवन शैली, मतलब स्टाइल ऑफ लाइफ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। जोसेफ फिशर ने संस्कृति एक पर्यावरण है कहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। रॉबर्ट लोबी, संस्कृति संपूर्ण सामाजिक विरासत है। देखिए, रॉबर्ट लोबी और किसका है? ब्लूम और सेजनी की परिभाषा कितनी मिलती जुलती है। दोनों को एक बार आप देख लीजिएगा। दोनों ने ही संस्कृति को सामाजिक विरासत ही कहा है, सोशल हेरिटेज। मजूम एवं मदान, लोगों के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डेविड बिडने ने कहा है दार्शनिक मानव शास्त्री, संस्कृति कृषि संबंधी तथ्यों, आर्टिफैक्ट्स प्राविधिक तथ्यों, आर्टिफिशियल फैक्ट सामाजिक तथ्यों, सोशियो फैक्ट और मानसिक तथ्यों, मेंटी फैक्ट्स की उपज है। क्या आप जानते हैं? वैसे तो मानव और संस्कृति का संबंध प्रारंभ से ही है। ऐसा कभी नहीं रहा है जब मानव संस्कृति विहीन रहा है। लेकिन संस्कृति के संबंध में सर्वप्रथम उल्लेख विक्टोरियाई मानवशास्त्री एडवर्ड बर्नेट टॉलर, इनका जन्म हुआ था 1832 में और मृत्यु हुई थी 1917 में, द्वारा सन 1871 में प्रकाशित पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर, कौन सी पुस्तक है? टाइलर की प्रिमिटिव कल्चर में किया गया। अतः संस्कृति का औपचारिक जनक टाइलर को माना जाता है। टाइलर उद्विकासवादी है, जिनका कहना है कि सभी मानव प्राणियों में समान बौद्धिक संभावनाएं होती हैं तथा समान दशाओं में मानव मस्तिष्क समान रूप से कार्य करता है। टाइलर ने मानव शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। अतः इन्हें मानव शास्त्र का पिता कहा जाता है। किसे? टाइलर को कहा जाता है। टाइलर मुख्य रूप से संस्कृति की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने संस्कृति को जैविक वंशानुगत तथ्य मानने के स्थान पर उसे एक उपार्जित तथ्य माना है। किसने? एक उपार्जित तथ्य संस्कृति किसने माना है? टाइलर ने। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा। संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा वे सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित है जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं प्रिमिटिव कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन है एंथ्रोपोलॉजी। और कुछ अवधारणाएं देख लेते हैं जो टाइलर ने दी है। कुवैत प्रथा की बात टाइलर करते हैं। माध्यमिक संबोधन, परिहार, मातृवंशीयता और पितृवंशीयता, हरण विवाह, अवशेष या सांस्कृतिक अवशेष, देवर विवाह, बिलिंग सहोदरज विवाह और आत्मावाद और जंगली दार्शनिक, ये सारे कॉन्सेप्ट किसने दिए हैं? टाइलर ने दिए हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखिए कि टाइलर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के विश्लेषण में सामाजिक गणित, मतलब सांख्यिकी का प्रयोग किया था। किसने किया था? टाइलर ने किया था। उन्होंने इस विधि से 280 समाजों का अध्ययन किया था। और बताइए 250 समाजों का अध्ययन किसने किया था? वो किया था मर्डॉक ने। और टाइलर ने कितने का अध्ययन किया था? 280 समाजों का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। मिकाइबर एवं पेज ने संस्कृति हमारे जीवन क्रमों, चिंतन पद्धतियों, दैनिक संपर्कों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, विनोद आदि में हमारी प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। मिकाइबर संस्कृति में केवल अभौतिक पक्षों को ही सम्मिलित करते हैं। मिकाइबर के अनुसार संस्कृति हमारी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। देन हर्स्कोविट्ज से आइए परिभाषा देखें। हर्स्कोविट्ज ने कहा कि वे सभी भौतिक या अभौतिक वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। फेयरचाइल्ड ने कहा प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है। संस्कृति मूल्यों, शैलियों, भावनात्मक अभियानों का संसार है। इसलिए संस्कृति सभ्यता का प्रतिवाद, मतलब एंटीथीसिस है। कौन? संस्कृति सभ्यता का प्रतिवाद है। डॉक्टर एस सी दुबे ने क्या संस्कृति की परिभाषा दी है? सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह का वैशिष्ट प्रदान करती है संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। अन्य शब्दों में किसी समूह के ऐतिहासिक विकास में जीवन यापन के विशिष्ट स्वरूप
विकसित हो जाते हैं, वे ही उस समूह की संस्कृति है। हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संस्कृति पराजैविक पर्यावरण मतलब सुपर ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है, जो अजैविक अथवा भौतिक एवं जैविक पौधों और वस्तुओं के संसार से भिन्न है। सीसी नॉर्थ ने कहा, संस्कृति में मनुष्य द्वारा निर्मित वे उपकरण सम्मिलित हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करते हैं। रुथ बेंडिक ने कहा, संस्कृति व्यक्ति की भांति विचार और क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रेस्टेट की मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है द सोशल ऑर्डर, जो 1970 में आई थी, द्वारा संस्कृति की दी गई परिभाषा वर्तमान में समान है। आपने लिखा है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है। इस प्रकार किसी समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमानों अथवा समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति के नाम से पुकारा जा सकता है। विशेषताएं क्या है संस्कृति की? संस्कृति क्या होती है? सीखी गई योग्यता होती है। संस्कृति क्या है? सीखी हुई योग्यता होती है। संस्कृति सामाजिक विरासत है। संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति आदर्शात्मक होती है। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति सामाजिक होती है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। मानव संस्कृति मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। ब्राउन का कहना है कि संस्कृति व्यक्तित्व का प्रतीक पक्ष है, मतलब कल्चर इज अ सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। संस्कृति अधिव्यक्तिक एवं अधिशाब्दिक होती है। ये किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। लिप्सन ने संस्कृति को अधिशाब्दिक प्रकृति का उल्लेख किया है। मानव शास्त्र में क्रोबर ने 1917 में इस अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख किया। भाषा संस्कृति का मुख्य वाहन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछता है कभी कभी। संस्कृति का मुख्य वाहन क्या है? भाषा है। संस्कृति के अध्ययन की परंपरा अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री, सांस्कृतिक सापेक्षवादी फ्रेंच बोआस, इनका जन्म हुआ था 1858 में, मृत्यु हुई थी 1942 में, शुरू की। उन्होंने कनाडा के एस्किमो लोगों का अध्ययन किया था। किसे? फ्रेंच बोआस ने किसका अध्ययन किया था? कनाडा के एस्किमो लोगों का, क्योंकि इनके नेतृत्व में संस्कृति के अध्ययन की व्यवस्थित शुरुआत हुई। इनको संस्कृति का अकादमी मतलब एकेडमी फादर कहा जाता है। किसको? बोआस को। बोआस के शिष्यों में प्रमुख है एल्बर्ट कोबर, मार्गेट मीड, रुथ बेंडिक, एडवर्ड सापे, मेलविल हस्कोविट, रॉबर्ट लोबी, एस्ले मोटिंग, रुथ बुंजिता, पॉल रोडिंग, लेस्ली स्पायर, क्लार्क विस्लर और हॉवर्ड। ये सभी क्या हैं? ये सब हैं बोआस के स्टूडेंट। अब इनकी पुस्तक देख लेते हैं। किसकी? फ्रेंच बोआस की प्रमुख पुस्तकें हैं द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, दूसरी है प्रिमिटिव आर्ट, एंथ्रोपोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ 1928 में आई थी, जनरल एंथ्रोपोलॉजी, रेस लैंग्वेज एंड कल्चर। अब इनकी कौन कौन सी अवधारणा इन्होंने दी है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात करते हैं, सांस्कृतिक विशिष्टावाद या ऐतिहासिक विशिष्टावाद। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, प्रिमिटिव आर्ट किसकी है? बोआस की भी है और किसकी है? लियोडॉन एडम की भी है। इनकी पुस्तक आई थी 1940 में, और जो बोआस ने लिखी है, इनकी पुस्तक कब आई है? 1927 में। तो इसे एक बार आप देख लीजिएगा पेपर में, ईयर अगर दिया है तो बोआस हो गया, अगर दोनों में से एक ऑप्शन दिया है तो दोनों में से एक में से कोई ना कोई होगा ही होगा। जो ऑप्शन दिया होगा आप उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अभी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, उम्मीद करती हूँ। एडम ने नातेदारी से जुड़ी दो अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। एक है पति स्थानीय मतलब विधि लोकल, तथा पत्नी स्थानीय मतलब यू ऑक्सोरिकल मतलब, ये कौन दिया है? लियोनॉर्ड एडम ने दिया है। क्रोबर और पार्सन्स पैक्ट क्या है? आइए जाने क्रोबर और पार्सन्स पैक्ट। संस्कृति के अध्ययन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि यह किसका अध्ययन वस्तु है, समाजशास्त्र या मानव शास्त्र। इस विवाद को समाप्त करने के लिए 1958 में मानव शास्त्रियों की ओर से क्रोबर और समाजशास्त्रियों की ओर से पार्सन ने एक समझौते पर दस्तखत किए।
जिससे संस्कृति दोनों शास्त्रों का अध्ययन विषय बना। इस समझौते को क्रोबर-पार्सन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है, पूछ सकता है, क्रोबर-पार्सन पैक्ट कब हुआ था? 1958 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें समझौता हुआ था संस्कृति दोनों विषय, मतलब समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों का ही विषय है। अब हम जानेंगे संस्कृति के प्रकार क्या है। टाइप्स ऑफ कल्चर। ऑगबर्न ने सन 1922 में प्रकाशित पुस्तक सोशल चेंज में संस्कृति को मुख्य दो भागों में विभाजित किया। एक है भौतिक संस्कृति मटेरियल कल्चर, दूसरा है अभौतिक संस्कृति नॉन मटेरियल कल्चर। भौतिक संस्कृति की उत्पत्ति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई है। मनुष्य एक जैविकीय प्राणी है जिसने जन्म से प्राप्त भूख, प्यास, निवास इत्यादि की पूर्ति के लिए भौतिक उपकरणों का निर्माण किया है। ये उपकरण हैं औजार, बर्तन, मकान, मंदिर, मूर्तियां, मशीन इत्यादि। भौतिक का अर्थ भी होता है मूर्त अथवा दर्शनीय, मतलब आप जिसे देख सकते हो। मेकाइवर व कई अन्य समाजशास्त्रियों ने इसे सभ्यता कहा। श्रोकिन ने इसे क्या कहा? इंद्रिय परक संस्कृति का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनुष्य ने अपनी बौद्धिक आवश्यकता इंटेलेक्चुअल नीड्स की पूर्ति के लिए विचार, मनोवृत्ति, विश्वास, जनरीति, प्रथा इत्यादि का विकास किया है, जिसे हम क्या कहेंगे? अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति क्या होती है? जिसे हम देख नहीं सकते, जो आंतरिक होती है। जैसे विचार हो गए, ये एक आंतरिक है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। मनोवृत्ति, विश्वास, जनरीति, प्रथा, ये सब क्या है? अभौतिक संस्कृति है। अतः सामाजिकता की प्रवृत्ति के कारण वह समाज में रहने के लिए बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। कई अन्य समाजशास्त्रियों ने अभौतिक संस्कृति को ही संस्कृति कहा। श्रोकिन ने इसे भावनात्मक संस्कृति कहा है। यह अमूर्त है, जिनका कोई नापतोल आकार व रंग रूप नहीं होता, इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता, वरन उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। वह हमारे विचारों एवं कार्यों में निहित है। रॉबर्ट बिरस्टिट अभौतिक संस्कृति में विचारों एवं सामाजिक मानदंडों को सम्मिलित करते हैं। अब हम जानेंगे भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर। भौतिक संस्कृति क्या है? मूर्त होती है, और अभौतिक संस्कृति क्या है? अमूर्त होती है। अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है और भौतिक संस्कृति की तुलना में स्थिर होती है। अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है, जबकि भौतिक संस्कृति का संबंध किससे होता है? बाह्य जीवन से होता है। भौतिक संस्कृति इस अर्थ में सरल है कि कोई भी व्यक्ति उपयोगिता के आधार पर इसके लाभ या हानि को समझ सकता है। अभौतिक संस्कृति की प्रकृति तुलनात्मक रूप से जटिल है। कोई भी व्यक्ति इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकता है कि उसके विचार और विश्वास दूसरी संस्कृतियों से अच्छे हैं या बुरे। भौतिक संस्कृति क्या है? वैकल्पिक है या हमारी इच्छा और साधनों पर निर्भर है। हम भौतिक संस्कृति के किन तत्वों का ग्रहण करें और किन्हें छोड़ें। अभौतिक संस्कृति का इस अर्थ में बाध्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति से इसी के अनुसार व्यवहार करने की आशा की जाती है। अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति शीघ्र और ग्राह्य है। जब दो भिन्न सांस्कृतिक समूह संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे की भौतिक संस्कृति के तत्व शीघ्र स्वीकार कर लिए जाते हैं, बजाय प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के। भौतिक संस्कृति हमें इस योग्य बनाती है कि हम समाज में किस प्रकार जीवित रह सकें, जबकि अभौतिक संस्कृति इस बात का निर्धारण करती है कि हमें समाज में किस प्रकार से जीना है। भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन तथा अभौतिक संस्कृति को संस्कृति कहते हैं। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के तत्वों को रॉबर्ट बिरस्टीन ने निम्न प्रकार समझाया है। उसने मशीन, यंत्र, बर्तन, इमारतें, सड़कें, पुल, कला की कथाएं, वस्त्र, गाड़ियां, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ, औषधियों द्वारा वस्तुओं को भौतिक संस्कृति के अंतर्गत उल्लिखित किया तथा विचार, आदर्श, कानून, नियम, प्रथाएं, जनरीतियां, विश्वास इत्यादि को अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित किया। उपर्युक्त अंतरों के बावजूद यह कहा जा सकता है कि संस्कृति के दोनों पक्ष भौतिक एवं अभौतिक एक दूसरे से संबंधित तथा एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि दोनों की आवश्यकताओं का जन्म व्यक्ति और समाज है जो एक है, लेकिन दोनों की प्रकृति क्या है? व्यक्ति व समाज से भिन्न है, जिसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भौतिक संस्कृति मूर्त है जिसे हम देख सकते हैं, और अभौतिक संस्कृति क्या है? अमूर्त है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। इसे क्या कर सकते हैं? केवल हम अनुभव कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कल्चरल लेग मतलब सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है। सांस्कृतिक विलंबना या पिछड़न की अवधारणा का उल्लेख
सर्वप्रथम ऑगबर्न ने किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसने किया है? ऑगबर्न ने 1922 में इनकी पुस्तक आई थी सोशल चेंज में इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की बात की है। ऑगमन के अनुसार संस्कृति का अभौतिक पक्ष भौतिक पक्ष की तुलना में पिछड़ जाता है। यह अभौतिक भौतिक संस्कृति से अपना अनुकूलन नहीं कर पाती है, जिससे समाज में असमंजस या असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही स्थिति सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत कारण है। इस प्रकार ऑगबर्न द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक अन्य संस्कृति का भी उल्लेख किया जा रहा है, जिसे अनुकूलनात्मक संस्कृति कहा जाता है। एडेप्टेशन कल्चर कहा गया। यह अभौतिक संस्कृति के सन्निकट है, क्योंकि अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति के अनुकूलन नहीं कर पा रही है, जिससे विलंबना मतलब लैग की स्थिति उत्पन्न हुई। ऑगबर्न ने 1947 में निमकॉफ के साथ मिलकर आ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने लिखा है भौतिक और अभौतिक में से कोई भी संस्कृति आगे निकल जाती है और दूसरी पिछड़ जाती है तो विलंबना लैग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सांस्कृतिक विलंबना को स्पष्ट करने के लिए ऑगबर्न ने कई उदाहरण दिए, जैसे वर्तमान समय में उद्योगों का बहुत विकास हुआ, परंतु श्रमिकों के हितों के कानून धीमी गति से बने। इसी प्रकार से सड़क यातायात का विकास तीव्र गति से हुआ, किंतु सड़क के नियम देर से विकसित हुए। कृषि में नवीन विधियों और यंत्रों का तो प्रयोग हुआ, परंतु भू सुधार के कानून देर से बने। अब ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं? सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग का सिद्धांत किसने दिया है? ऑगबर्न ने। इसे लर्न कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसे आप एक बार देख लेंगे तो वो याद हो जाते हैं। कंफ्यूजन वाला है तकनीकी विलंबना टेक्नोलॉजिकल लैग किसने दिया? मैकआइवर पेन ने। सांस्कृतिक विलंबना की बात ऑगबर्न करते हैं और तकनीकी विलंबना की बात मैकआइवर व पेज करते हैं। और टैंडम विलंबना की बात कौन करता है? स्टुअर्ट चेज करते हैं। ये तीनों ही आप लर्न कर लीजिएगा। ऑगबर्न के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना के 5 कारण हैं। कौन कौन से 5 कारण हैं? पहला है व्यक्ति की रूढ़िवादिता, दूसरा है नवीन वस्तु व नए विचारों के प्रति भय, तीसरा है अतीत के प्रति निष्ठा, चौथा है निहित स्वार्थ और पांचवा है नवीन विचारों की परीक्षा में कठिनता। ऑगबर्न के अनुसार संस्कृति विलंबना के 4 परिणाम हैं। कौन कौन से? एक है सामाजिक परिवर्तन, दूसरा है व्यक्तिगत और सामुदायिक विघटन, तीसरा है संस्थाओं के कार्य, दूसरी संस्थाओं को हस्तांतरित विप्रकारीकरण मतलब डिफंक्शनाइजेशन और चौथा है सामाजिक समस्याओं में अभूतपूर्व वृद्धि। अब हम जानेंगे सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। सभ्यता की माप संभव है और सभ्यता मतलब जिस सभ्यता के अंदर क्या आता है, इसके अंतर्गत आएगा भौतिक चीजें और इसके अंतर्गत क्या आएगा? अभौतिक। तो संस्कृति की माप संभव है और सभ्यता की माप संभव है, संस्कृति की नहीं। सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है और संस्कृति नहीं। सभ्यता बिना प्रयास के आगे बढ़ती है और संस्कृति नहीं। सभ्यता को बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण किया जा सकता है, संस्कृति को नहीं। सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। संस्कृति क्या है? अमूर्त होती है और सभ्यता क्या है? मूर्त होती है। सभ्यता शारीरिक सुख प्रदान करती है जबकि संस्कृति का संबंध मानव के मानसिक और आध्यात्मिक सुख से है। किससे? संस्कृति का संबंध। सभ्यता में रेखीय परिवर्तन होता है और संस्कृति में क्या होता है? चक्रीय परिवर्तन होता है। सभ्यता के प्रति कोई मानसिक लगाव नहीं होता है, जबकि एक व्यक्ति संस्कृति के प्रति मानसिक लगाव रखता है, उसका आदर करता है। सभ्यता में गहराई का अभाव होता है, उसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु संस्कृति में गहराई होने से उसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। संस्कृति का प्रसार केवल एक ही दिशा में पीढ़ी से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी होता है, जबकि सभ्यता का प्रसार चारों ओर होता है। जिस पर कहते हैं सभ्यता यह बताती है हमारे पास क्या है और संस्कृति यह बताती है कि हम क्या हैं। सिविलाइजेशन इज दैट वी हैव, कल्चर इज व्हाट वी आर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। इसी तरह की परिभाषा किसने दी है? मैकआइवर और पेज ने भी दी है। सभ्यता संस्कृति का वाहक है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। संस्कृति हमारी सभ्यता को दिशा प्रभावित करती है। संस्कृति के लक्षण और सहज गुण, एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर। आइए देखते हैं क्या क्या है संस्कृति की विशेषता। संस्कृति के लक्षण या सहज गुण से अभिप्राय संस्कृति में अंतर्निहित उन विशिष्ट
उपाधियों व वस्तुओं से हैं, विशेषताओं से हैं जो उसे मानव समाज की अन्य व्यवस्थाओं से अलग करती है तथा इसके आंतरिक व बाह्य स्वरूप को स्पष्ट करती है। लक्षण या सहज गुण आंग्ल भाषा के एट्रीब्यूट शब्द का हिंदी अनुवाद है। एट्रीब्यूट का अर्थ है विशेषता, उपाधि और सहज गुण। संस्कृति के प्रमुख लक्षण या सहज गुण निम्नलिखित हैं। संस्कृति में प्रकट और अप्रकट या निहित तत्व की उपस्थिति होती है। प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लिसिट आर्ट एंड इम्प्लिसिट आर्ट एलिमेंट ऑफ कल्चर। प्रसिद्ध मानवशास्त्री क्लूकोन किसने प्रकट और अप्रकट संस्कृति की बात करते हैं? क्लूकोन, इसे लर्न कर लीजिएगा। प्रत्येक संस्कृति के प्रकट और निहित तत्व विद्यमान होते हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। यही प्रकट और निहित तत्व संस्कृति के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। प्रकट तत्वों को दो भाग में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु निहित तत्वों को देखने के लिए संबंधित संस्कृति के आंतरिक रूप तथा पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। संस्कृति के जिन तत्वों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा सकता है वे संस्कृति के प्रकट तत्व हैं तथा जो प्रत्यक्ष अवलोकन से समझने के योग्य नहीं होते हैं वे उसके निहित तत्व होते हैं। ऐसे निहित तत्व संबंधित सांस्कृतिक समूह के सदस्यों की भावनाओं तथा प्रेरणाओं का संचालन करते हैं। सभ्यता की स्वयं संस्कृति में उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सिविलाइजेशन इन कल्चर इटसेल्फ। वैसे साधारणतः संस्कृति और सभ्यता में अंतर किया जाता है। अमेरिकन विद्वान मैकाइवर व पेज अन्य जर्मन समाज वैज्ञानिक भी सभ्यता को संस्कृति से अलग कहते हैं, किंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है सभ्यता संस्कृति से अलग नहीं है अपितु उसका एक रूप या भाग है। संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता या अभौतिक पक्ष को संस्कृति मानना केवल अध्ययन सुविधा का प्रश्न है। सभ्यता की उपस्थिति स्वयं संस्कृति में होती है। संस्कृति सभ्यता से संपन्न और विकसित होती है। संस्कृति से सभ्यता को अलग करके संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। संस्कृति के इथॉस या इडोस पक्षों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इथॉस और इडोस एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। संस्कृति के इथॉस और इडोस पक्ष की अवधारणा किसने दी है? क्रोबर ने दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रोबर को संस्कृति के इडोस पक्ष से अभिप्राय संस्कृति के बाह्य पक्ष, मतलब इडोस मतलब बाह्य पक्ष हो गया और इथॉस मतलब क्या हो गया? समान जानकारी व स्वाभाविक विशिष्टता है। क्रोबर का मत है कि प्रत्येक संस्कृति के कुछ ऐसे बाह्य तत्व होते हैं जिनके द्वारा उसके बारे में एक समान जानकारी मिल जाती है, किंतु मात्र इतने से संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। संस्कृति का एक आंतरिक रूप भी होता है जिसे समझना आवश्यक है। संस्कृति के इस रूप को क्रोबर ने संस्कृति का इथॉस पक्ष कहा है। संस्कृति के आंतरिक पक्ष इथॉस, इसके बाद इडोस को एक दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार क्लूकोन ने जिसे संस्कृति को प्रकट तत्व कहा है, क्रोबर ने उसे क्या कहा? इडोस। निहित तत्व को इथॉस कहते हैं। संस्कृति के ये दोनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संस्कृति की सर्वोपरिता, सुपरमेसी ऑफ द कल्चर। मानव समाज में संस्कृति सर्वोपरि होती है। संस्कृति व्यक्ति व समूह के लिए आदर्श और श्रेष्ठ होती है। यद्यपि व्यक्ति संस्कृति का निर्माता तथा वाहक है, किंतु संस्कृति के सामने इसका महत्व गौण होता है। संस्कृति समस्त सामाजिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित करती है, इसलिए यह समाज में सर्वोपरि होती है। अब हम जानेंगे संस्कृति के प्रमुख अंग और तत्व, मतलब मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ कल्चर। संस्कृति में संतुलन और संगठन होता है, क्योंकि यह अखंड व्यवस्था नहीं है, बल्कि संस्कृति के अंतर्गत अनेक खंड या इकाइयां होती हैं जो एक दूसरे से परस्पर गुथी रहती हैं। इस प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयां संबंधित होते हुए भी समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण करती है। हर इकाइयों का कोई न कोई कार्य होता है। परस्पर सम्मतता के आधार पर संस्कृति जन्म लेती है व विकसित होती है। इन इकाइयों को समझने के बाद ही संस्कृति को समझा जा सकता है। जिस प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक तत्व होंगे, उस समाज की संस्कृति भी उसी प्रकार की होगी, जिन्हें हम संस्कृति के प्रमुख अंग या उपादान कहते हैं। इनको चार भागों में बांटा जा सकता है। एक है सांस्कृतिक गुण या तत्व, कल्चरल ट्रेट या एलिमेंट। आइए जाने किसे कहते हैं। सांस्कृतिक गुण सांस्कृतिक व्यवस्था की वह सबसे छोटी इकाई है। सांस्कृतिक तत्व क्या होता है? सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती है जो प्रक्रियात्मक दृष्टि से उपयोगी है, लेकिन जिनका स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ समाप्त हो जाता है।
इसे संस्कृति की कोशिका सेल ऑफ कल्चर भी कहते हैं। कई सांस्कृतिक तत्वों के मिलने से ही संस्कृति का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि सांस्कृतिक तत्व दोनों प्रकार के भौतिक और अभौतिक हो सकते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, बर्तन, रणनीति, रूढ़ी इत्यादि। उसके संबंध में सर्वप्रथम बात कौन करता है? रॉल्फ लिंटर या बिस्लर ने किया है। किसके बारे में? संस्कृति तत्व मतलब कल्चरल ट्रेड के बारे में। हर सांस्कृतिक तत्व का कोई न कोई कार्य अवश्य होता है। क्रोबर ने इसे न्यूनतम प्रभाषिक तत्व कहा है। हर्स्कोविट्ज ने सांस्कृतिक तत्व को एक संस्कृति विशेष की छोटी पहचाने जा सकने वाली इकाई कहा है। संक्षेप में संस्कृति की सबसे छोटी इकाई जो किसी काम आ सके को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। इस प्रकार संस्कृति की प्रारंभिक इकाइयां होती हैं। ये तत्व एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से विलग करते हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का महत्व अपनी संस्कृति विशेष में ही होता है। इस प्रकार हाथ मिलाना, चरण स्पर्श करना, टोप उतारना, गालों का चुम्बन देना, सलामी देना, शोक के समय श्वेत साड़ी पहनना, शाकाहारी भोजन खाना, नंगे पांव चलना, मूर्तियों पर जय छिड़कना, कृपाण धारण करना, केस बढ़ाना, पीतल के बर्तनों का उपयोग करना आदि क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। इसी प्रकार घुड़सवार सेना संस्कृति है, जिससे अच्छे घोड़े की नस्ल, अच्छी लगाम इत्यादि क्या है? सांस्कृतिक गुण है। साइकिल क्या है? संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें पैडल हो गया, पहिया, टायर, ट्यूब, घंटी इत्यादि क्या है? संस्कृति गुण हैं, जिनके सम्मिलित होने से ही साइकिल का निर्माण होता है। पार्सन सांस्कृतिक वस्तु मतलब कल्चरल ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई मानते हैं। आइए अब हम जाने सांस्कृतिक संकुल कल्चरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के मिलने से जिस व्यवस्था का निर्माण होता है उसे ही सांस्कृतिक संकुल कहा जाता है। सांस्कृतिक तत्व की प्रकृति एक दूसरे से मिलकर रहने की होती है। वे अलग अलग भी नहीं रह सकते, ना ही इस प्रकार अलग अलग रहने से उनका कोई अस्तित्व है। फूलों के गुलदस्तों की भांति वे घुले मिले रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है सांस्कृतिक तत्वों से सांस्कृतिक संकुल का निर्माण होता है। लिंटन ने इसके संबंध में उल्लेख किया है। सदरलैंड तथा वुडवर्ड ने लिखा है, सांस्कृतिक संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो भी एक दूसरे से अर्थपूर्ण अंतः संबंध से परस्पर गुथे होते हैं। इस परिभाषा से निम्न बातें स्पष्ट होती है। सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रित रूप ही क्या है? सांस्कृतिक संकुल है, जिसका स्वरूप एक गुच्छे की भांति मतलब क्लस्टर की तरह होता है। जिस प्रकार विभिन्न चाबियों में एक चाबी का गुच्छा निर्मित होता है, उसी प्रकार सांस्कृतिक संकुल भी होता है। विभिन्न सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से अर्थपूर्ण संबंधों से संबंधित रहते हैं, क्योंकि हर सांस्कृतिक तत्वों का कोई न कोई अवश्य कार्य होता है। यही नहीं, सांस्कृतिक तत्व की भांति सांस्कृतिक संकुल भी स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होते हैं। इसी कारण संस्कृति में गतिशीलता के तत्व पाए जाते हैं। उदाहरण घुड़सवार सेना, साइकिल, विवाह, जाति प्रथा संकुल है। बिली ने फुटबॉल संकुल का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें गेंद, गोल के खंभे, मैदान, वर्दी, रेफरी इत्यादि। इसी प्रकार हिंदू समाज में हिंदू नारियों की बिंदी, सिंदूर, केश श्रृंगार, साड़ी, महावर इत्यादि तत्व मिलकर सौंदर्य संकुल का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सांस्कृतिक संकुल सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रित रूप है, जिसके अनुसार परस्पर संबद्धता के दौरान वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। रॉबर्ट बेरस्टेट, इनकी पुस्तक द सोशल ऑर्डर 1917 में आई थी। इन्होंने लिखा कि जब हम सांस्कृतिक तत्वों के सम्मिलन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो संभवतः सांस्कृतिक संकुल शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे सांस्कृतिक प्रतिमान क्या होता है। कल्चरल पैटर्न रुथ बेनेडिक्ट की अवधारणा है कल्चरल पैटर्न। फुलटन बेनेडिक्ट इनका पूरा नाम है। 1887 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में मृत्यु। ने 1934 में प्रकाशित पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लिख लीजिएगा, में सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख किया। विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों से निर्मित सांस्कृतिक संकुल जिस संबंधित प्रतिमान का निर्माण करते हैं उसे सांस्कृतिक प्रतिमान कहा जाता है। सांस्कृतिक तत्वों के प्रक्रियात्मक रूप से आपस में जुड़ने से प्रतिमान का निर्माण होता है। इस प्रकार जिस प्रकार के सांस्कृतिक तत्व होंगे वैसा ही प्रतिमान बनेगा और उन्हीं के अनुसार व्यक्ति कार्य व्यवहार करते हैं। इस प्रकार प्रतिमान के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को मापा जाता है।
अमेरिकन स्त्री के संबंध में दूसरा आदर्श है, जबकि हिंदू स्त्री के प्रति अलग आदर्श है। इसका कारण है अमेरिकन व हिंदू संस्कृति के वे विभिन्न सांस्कृतिक तत्व जो इस प्रकार के प्रतिमान या आदर्श का निर्माण करते हैं। हस्कोविट्स ने लिखा है, सांस्कृतिक प्रतिमान सांस्कृतिक तत्वों का वह डिजाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता है। जीवन के तरीके को संबद्धता, कोहेरेशन, निरंतरता, कंटिन्यूटी तथा विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों के मिलने से एक व्यवस्थित कमरे का निर्माण हो जाता है, जिसमें खिड़की, दीवार इत्यादि उसकी विशेषता को स्पष्ट करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के संगठन से जो कार्य करते हुए परस्पर संबंधित रहते हैं और एक सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय संस्कृति में वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार, जाति प्रथा इत्यादि विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं, चाहे समाज आदिम हो या आधुनिक, जिसमें सांस्कृतिक संगठन का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसके आधार पर ही उनके सांस्कृतिक प्रतिमान या विशेषताओं का निरूपण होता है। सांस्कृतिक क्षेत्र मतलब कल्चरल एरिया किसे कहते हैं? कुछ सांस्कृतिक तत्वों का अपना इतिहास होता है, जहाँ से वे विकसित होते हैं, जो कि संस्कृति आवश्यकता जनित सामाजिक आविष्कार का फल है। अतः आवश्यकताएं उसी प्रकार की होंगी जिस प्रकार का भौगोलिक पर्यावरण होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सांस्कृतिक क्षेत्र का संबंध भौगोलिक सीमा से है, जिसमें वे सांस्कृतिक तत्व संकुल या प्रतिमान विकसित होते हैं तथा पाए जाते हैं। एक शब्द में सांस्कृतिक तत्व के स्थान पर सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें उनकी उत्पत्ति व विकास क्रम को देखा जा सकता है। हर सांस्कृतिक तत्वों का अपना क्षेत्र होता है, जहाँ पर वे विकसित होते हैं, जिन्हें सीखकर प्रसार के माध्यम से अन्य समूहों में फैला दिया जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र के कारण ही हर समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं, जिनके आदान प्रदान के कारण प्रसार होता रहता है। उनका विकास एक क्षेत्र से संबंधित होता है, जो बाद में अन्य क्षेत्रों में प्रसारित कर दिए जाते हैं। क्लॉड मिश्रा ने सर्वप्रथम सांस्कृतिक क्षेत्र की क्रमबद्ध व्याख्या करते हुए बताया कि हर सांस्कृतिक तत्व का एक क्षेत्र होता है, जिसके केंद्रीय स्थान को ढूंढा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि सांस्कृतिक क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें काफी संख्या में एक सी संस्कृति वाली बहुत कुछ स्वतंत्र जनजातियां निवास करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल एवं सांस्कृतिक प्रतिमान मिलकर एक सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिनके अनुसार संस्कृति की विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, जो संस्कृति के विभिन्न अंग या उपादान कहलाते हैं। क्लास विस्कर ने 9 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है, अल्फ्रेड कोबन ने 6 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है, किम्बाल यंग ने 13 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है और हस्कोविट्स ने 15 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है। संस्कृति का एकीकरण या संगठन, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, विकास, प्रसार, प्रसंस्कृतिकरण के माध्यम से संस्कृति एक दूसरे से एक समूह से दूसरे समूहों में फैलती है। इस प्रकार संस्कृति में संवर्धन की प्रक्रिया पाई जाती है। हर समाज की संस्कृतियाँ अलग अलग होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक सामाजिक परिस्थितियाँ व आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, लेकिन चूंकि संस्कृति मानव की शारीरिक व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसलिए इनमें एक संगठन पाया जाता है। बिना संगठन की संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। संस्कृति तत्व अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, जिससे संस्कृति संकुल का निर्माण होता है। संस्कृति में एक प्रकार का संतुलन पाया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अंतर्निर्भरता के दौरान आपस में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनमें एक प्रकार का संगठन पाया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों की परस्पर संबद्धता को ही सांस्कृतिक एकीकरण कहा जाता है। सांस्कृतिक एकीकरण के संबंध में 3 प्रकार के मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण विद्यमान हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रकारवादी दृष्टिकोण, फंक्शनल अप्रोच। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक मेलिनोव्स्की तथा रेड्क्लिफ ब्राउन हैं। मेलिनोव्स्की के अनुसार संस्कृति के विभिन्न अंग होते हैं, जिनका समाज में कोई न कोई कार्य होता है, तथा इस प्रकार जब संस्कृति के विभिन्न अंग या तत्व अपने अपने कार्य करते हैं, तो संस्कृति में एक प्रकार की आंतरिक एकता व संतुलन पाया जाता है, जिससे संस्कृति संगठन का विकास होता है। प्रकार को परिभाषित करते हुए मेलिनोव्स्की ने लिखा है कि प्रकार का अर्थ हमेशा ही किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करना है।
इस प्रकार संस्कृति भी समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक प्रकार का सामाजिक आविष्कार है, जिसके संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि चूंकि संस्कृति आवश्यकता पूर्ति का एक साधन है तथा जिसकी प्राप्ति के लिए उसके विभिन्न अंग कार्यशील रहते हैं, जिससे संस्कृति में संगठन पाया जाता है। संस्कृति की व्याख्या करते हुए इन्होंने लिखा है, संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था तथा उद्देश्य मूलक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। किसने लिखा है? मेलिनोवस्की ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। कहने का तात्पर्य यह है, संस्कृति मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया एक सामाजिक आविष्कार है जो मनुष्य की जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक अस्तित्व के लिए समाज में जिन साधनों का निर्माण हुआ है, उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। मेलिनोवस्की ने मनुष्य की निम्न 7 मौलिक जैविक आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। पहला है शारीरिक शरीर पोषक मतलब मेटाबॉलिक, दूसरा है पुनरुत्पादन मतलब रिप्रोडक्शन, तीसरा क्या है? शारीरिक आयाम मतलब बॉडीली कंफर्ट, चौथा है सुरक्षा सेफ्टी, पांचवा है गति मूवमेंट और वृद्धि ग्रोथ, और सातवां है स्वास्थ्य हेल्थ। इन आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के विभिन्न तत्वों के माध्यम से होती है। मनुष्य जैविक प्राणी से ज्यादा सामाजिक प्राणी है, इसलिए जैविक अस्तित्व के साथ ही साथ सामाजिक अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है। उन जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक दृष्टि से हो, इनकी पूर्ति के लिए समाज में जनरीति प्रथा रूढ़ि धर्म इत्यादि का विकास होता है, जिनसे भी संस्कृति का निर्माण होता है। क्योंकि इन सब तत्वों का अपना अपना कार्य होता है, इसलिए समाज में इनकी आवश्यकता होती है, जिससे संस्कृति संगठित रहती है। चूंकि संस्कृति मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है, इसलिए मेलिनोवस्की ने संस्कृति के अंतर्गत जीवन की संपूर्ण विधियां टोटल वे ऑफ लाइफ को सम्मिलित किया है। प्रकारवाद के दूसरे समर्थक अंग्रेज मानवशास्त्री डेटक्लिफ ब्राउन है। इन्होंने सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कंपैरेटिव सोशियोलॉजी के नाम से संबोधित किया। संस्कृति संगठन के संदर्भ में इन्होंने मनोवैज्ञानिक से भिन्न मनुष्य को नहीं समाज को आधार बनाकर प्रकारवाद की विवेचना की। इनका कहना है कि सांस्कृतिक तत्वों के कार्य के अनुसार मनुष्य का नहीं बल्कि समाज का अस्तित्व बना रहता है। मनुष्य की स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है, वह जो कुछ भी है समाज के कारण है। संस्कृतियों का निर्माण विकास मनुष्य अकेले नहीं बल्कि समाज में ही रहकर कर सकता है। इसलिए ब्राउन ने कहा है कि विभिन्न संस्कृतियों कार्य के आधार पर समाज का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार इनका कहना है, विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के कार्य के आधार पर ही संस्कृति समाज की सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार स्वाभाविक संरचना का निर्माण विभिन्न कोषों से हुआ है, जो परस्पर आपस में संबंधित है, जो अपने अपने कार्यों को करते हुए शरीर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न सांस्कृतिक तत्व हैं, जो आपस में परस्पर संबंधित हैं तथा इस प्रकार कार्य करते हुए समाज का निर्माण करते हैं। संरूपणात्मक दृष्टिकोण मतलब कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच या कॉन्फ़िगरेशन, इस सिद्धांत के समर्थक रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफिल्ड, रुथ बेनेडिक्ट हैं, जिन्होंने सांस्कृतिक समाकलन यानी संगठन को संरूपण के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया है। इसलिए इसे संरूपण दृष्टिकोण या संरूपणवाद कहा जाता है। रॉल्फ लिंटन का कहना है कि संस्कृति समाज से सीखे हुए व्यवहारों का एक संरूपण है, जिसके कारण समाज में सामाजिक सांस्कृतिक अनुरूपता सोशल कल्चरल यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। व्यक्ति चूंकि समाज में उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा समाज की संस्कृति से उन्हें प्राप्त होता है। इस प्रकार एक से व्यवहार करने के कारण संस्कृति में एक प्रकार की अनुरूपता विकसित होती है, जिससे विभिन्न सांस्कृतिक तत्व संगठित रहते हैं। संस्कृति से सीखे हुए व्यवहारों के कारण संस्कृति में एक विशेषता उत्पन्न करती है, जिसके कारण एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से अलग किया जा सकता है। रॉबर्ट रेडफिल्ड ने संस्कृति को स्टाइल ऑफ लाइफ कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रत्यय का प्रयोग एक प्रकार सांस्कृतिक संगठन की प्रगति को स्पष्ट किया है। उनका कहना है, संस्कृति को समझने के लिए जीवन ढंगों स्टाइल ऑफ लाइफ का निर्माण जिस प्रकार का होगा, उस समाज की संस्कृति या सांस्कृतिक संगठन का स्वरूप भी उसी प्रकार से होगा। उदाहरण के लिए हिंदू समाज में संस्कृति के जीवन पक्षों में आध्यात्मवाद, कर्मवाद, पवित्रता, अहिंसा इत्यादि के तत्व होने के कारण हिंदू सांस्कृतिक संगठन की प्रकृति भी इसी प्रकार निर्मित हुई है, जिसके अनुरूप ही हिंदू समाज की संस्कृति में सांस्कृतिक संगठन देखा जा सकता है। जबकि पाश्चात्य संस्कृति के जीवन ढंगों की भौतिकता, तड़क भड़क, भौतिक सुख इत्यादि की
विशिष्टता के कारण उसी के अनुरूप पाश्चात्य संस्कृति में संगठन का स्वरूप विकसित हुआ है। संस्कृति संगठन के संदर्भ में संरूपणवाद की विस्तृत विवेचना रुथ बेंडिक की कृतियों में देखने को मिलती है। उन्होंने संस्कृति के प्रतिमान पैटर्न ऑफ कल्चर के आधार पर संस्कृति तत्वों के संगठन की प्रकृति को समझाने का प्रयास किया है। रुथ बेंडिक का सांस्कृतिक प्रतिमान के आधार पर संस्कृति एकीकरण या संगठन का विचार कला या सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र से प्रभावित होता है। सांस्कृतिक प्रतिमान से बेंडिक्ट का अभिप्राय उन आदर्शों नमूनों से है जो संस्कृति की मूल वस्तु होती है तथा समाज में व्यक्ति के व्यवहारों को निर्धारित करती है। बेंडिक्ट का कहना है कि संस्कृति के विभिन्न खंड होते हैं, उन बड़े बड़े खंडों के भी छोटे छोटे उपखंड होते हैं जो विशिष्ट जीवन शैली स्टाइल से संयोजित होते हैं, जो संयुक्त होकर ही एक विशिष्ट डिजाइन या का निर्माण करते हैं, जिसे ही संस्कृति संबंध स्थिति या संरूपण कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। बेंडिक्ट के अनुसार ये संरूपण ही सांस्कृतिक प्रतिमान है जो संस्कृति के एकीकरण या संगठन की हर प्रक्रिया को उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार हर समाज में संस्कृति के संगठन का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। सांस्कृतिक प्रतिमान के आधार पर ही संस्कृति के स्वरूप को समझा जा सकता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिमानों की परस्पर अंतर्संबंधता के बाद होता है। बेंडिक्ट का कहना है चूंकि सांस्कृतिक तत्वों व प्रतिमान के परस्पर संबंधों की प्रकृति अलग अलग होती है और यही कारण है समाज में सांस्कृतिक तत्व होते हुए भी सांस्कृतिक संगठन में भिन्नता दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति का निर्माण विभिन्न सांस्कृतिक परिमाणों के परस्पर संबद्ध होने से हुआ है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर संस्कृति में यह संगठन या एकीकरण पाया क्यों जाता है, जिसके उत्तर में बेंडिक्ट का कहना है संस्कृति में संगठन प्रत्येक संस्कृति में निहित एक अंदरूनी प्रवृत्ति टेंडेंसी का फल है, जिसे ही आपने संस्कृति की आत्मा जीनियस कहा है। इनका विचार है कि सांस्कृतिक आत्मा के कारण ही संस्कृति में संगठन की प्रक्रिया विकसित होती है। अतः बेंडिक्ट ने सांस्कृतिक आत्मा के कारण संस्कृति संबंध स्थिति संपूर्ण समरूपण को दो भिन्न आत्माओं के आधार पर समझाया है। कौन कौन सी आत्माएं हैं? एक है अपोलोनियम और दूसरा है डायनीशियन। अपोलोनियन एंड डायनोसियन। अपोलोनियन शब्द अपोलो से लिया गया है। शताब्दियों पूर्व ग्रीक देश के निवासी इस शब्द का प्रयोग सूर्य के लिए किया करते थे, जो कृपालु तथा सुखदायक देवता का प्रतीक है। अतः स्पष्ट है रुथ बेंडिक्ट का अपोलोनियन सांस्कृतिक आत्मा से तात्पर्य उस संस्कृति से है जिसमें 7 गुण प्रधान हो, जबकि ठीक उसके विपरीत डायनोसियन अथवा डायनोसियस से बना जो ग्रीक वासियों के कष्टदायक देवता का नाम है, जिसके संदर्भ में बेंडिक्ट का विश्वास है कि इस प्रकार की आत्मा वाली संस्कृति में हिंसा, विलास इत्यादि के गुण होते हैं। अपने कथन की पुष्टि करने के लिए बेंडिक्ट का कहना है कि इस प्रकार इन दो परस्पर विरोधी सांस्कृतिक आत्माओं वाली संस्कृतियों में उनके अनुरूप ही बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न विचार गुण पाए जाते हैं। इनका कहना है अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में प्यूब्लो संस्कृति पाई जाती है, जो अपोलोनियन सांस्कृतिक आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें सहनशीलता, सज्जनता, सहयोग, मैत्री, भाईचारा इत्यादि गुण पाए जाते हैं। इस संस्कृति में पलने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व भी इसी प्रकार के हैं, जो एक दूसरे की मदद में लगे रहते हैं, जिसमें सज्जनता व सहानुभूति है। इस संस्कृति में पलने वाले लोगों का विश्वास है कि जब तक लोग परस्पर आदान प्रदान के अनुसार अपने अपने कार्यों को शांतिपूर्वक करते रहेंगे, तब तक वर्षा के देवता वर्षा लाएंगे, समाज की उन्नति होगी। लेकिन किसी भी काम को अगर ढंग से सज्जनता पूर्वक नहीं किया तो समाज के देवता नाराज हो जाएंगे और समाज में आपत्तियां का साम्राज्य छा जाएगा। इस प्रकार के विश्वास के कारण लोग अपनी संस्कृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, जिसके कारण संस्कृति में एकीकरण संगठन की प्रक्रिया भी इसी के अनुरूप विकसित होती हैं। उदाहरणार्थ इंडोनेशिया की अलोर जनजाति में डायनीशियन सांस्कृतिक आत्मा के गुण पाए जाते हैं। अतः उनमें अविश्वास, प्रतिद्वंदिता, अधर्म इत्यादि की भावनाएं पाई जाती है। इस जनजाति में के लोगों में सहयोग की भावना का भाव है। दूसरों पर धाक जमाने के उद्देश्य से व्यक्ति धन एकत्रित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिसके कारण दूसरों का शोषण किया जाता है। इस प्रकार लोगों में परस्पर असुरक्षा, इनसिक्योरिटी की भावना पाई जाती है। इसी प्रकार डोबू जनजाति को डायनोसियम की आत्मा प्रतिनिधि मानी जा सकती है।
काफी अशांति, लड़ाई झगड़े, अव्यवस्था, प्रतिद्वंदिता इत्यादि के गुण इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है रुथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में उपयुक्त 3 प्रमुख जनजातियों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि सांस्कृतिक एकीकरण या संगठन का विकास संस्कृति की अंदरूनी प्रवृत्ति, टेंडेंसी या आत्मा, जीनियस के द्वारा हुआ है, जिसे हम निष्कर्ष और संकेत के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर ने इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि अगर मैं अभी आगे कराऊंगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी ये वीडियो 1 घंटे की अप्रॉक्स हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।